चैप्टर 19 ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। सोचिए, अगर किसी इंसान पर एक सीरियस क्राइम का इल्ज़ाम है, जैसे मर्डर, डैकोइटी या रेप, और उसका ट्रायल डायरेक्टली एक हायर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने होता है। यहाँ जज की रोल, प्रोसीजर और एक्यूज्ड के राइट्स बहुत क्रूशियल होते हैं। ये चैप्टर बताता है कि सीरियस ऑफेंसेस का ट्रायल किस तरह से सिस्टमैटिकली कंडक्ट होता है। क्या होता है जब केस सेशन कोर्ट के सामने आता है? जज चार्ज फ्रेम करता है या एक्यूज्ड को एक्विट कर देता है? अगर एक्यूज्ड गिल्टी मानता है तो क्या डायरेक्टली पनिशमेंट मिलती है? विटनेसेस कैसे बुलाए जाते हैं? प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, जस्टिस और फेयरनेस कैसे इंश्योर होता है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे चैप्टर 19 सेक्शन 248 से 260 बीएनएसएस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 248 की, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 248 बात करता है सेशन कोर्ट के ट्रायल में प्रोसिक्यूशन का केस हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही लीड करेगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 248 ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. ये सेक्शन बात करता है जब कोई सीरियस क्रिमिनल केस कोर्ट ऑफ सेशन में आता है तो कंप्लेनेंट या पुलिस खुद अपना केस डायरेक्टली आर्ग्यू नहीं करते। लॉ कहता है कि सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही ट्रायल कंडक्ट करेगा। ये इंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन प्रोफेशनल, फेयर और इम्पार्शियल हो और केस पर्सनल बदले की तरह ना लगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है स्टेट की तरफ से फैक्ट्स और एविडेंस प्रेजेंट करना और कोर्ट को सच तक पहुंचाने में मदद करना, ना कि बस एक्यूज्ड को पनिश करवाना। कोई उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक मर्डर केस सेशन कोर्ट में चलता है। विक्टिम की फैमिली डायरेक्टली अपना लॉयर ले लेती है, लेकिन लॉ के हिसाब से ट्रायल का पूरा प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेगा। फैमिली का लॉयर सिर्फ असिस्टिंग रोल प्ले कर सकता है कोर्ट के परमिशन से। इससे इंश्योर होता है कि फेयर लीगल प्रोसीजर फॉलो हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 249 ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 249 बात करता है जब एक्यूज्ड कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस ओपन करता है, चार्ज बताता है और एविडेंस का आउटलाइन देता है जिससे गिल्ट प्रूव करना है। लेट्स read the section first for better understanding. Section 249 opening case for prosecution. When the accused appears or is brought before the court in pursuance of a commitment of the case under section 232 or under any other law for the time being in force, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. Section 249 बात करता है जब केस सेशन कोर्ट में कमिट होता है और एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस फॉर्मली शुरू करता है। वो कोर्ट को एक्सप्लेन करता है कि एक्यूज्ड पर क्या क्या चार्जेस हैं और कौन सा एविडेंस और विटनेसेस के थ्रू वो गिल्ट प्रूव करेगा। इसका मकसद होता है कि कोर्ट और एक्यूज्ड दोनों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि केस किस बेसिस पर चलने वाला है। ये स्टेज सिर्फ एक आउटलाइन रोड मैप है, पूरा डिटेल्ड एविडेंस बाद में ट्रायल के दौरान आता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक रॉबरी केस सेशन कोर्ट में आया है, एक्यूज्ड को कोर्ट में लाया गया। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना केस ओपन करेगा और बोलेगा द एक्यूज्ड कमिटेड रॉबरी एट XYZ प्लेस टेकिंग वैल्यूएबल वर्थ 5 लाख। वी विल प्रूव दिस थ्रू आई विटनेस टेस्टिमनी, CCTV फुटेज एंड रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स फ्रॉम द एक्यूज्ड। इससे कोर्ट को समझ में आता है कि प्रोसिक्यूशन किस एविडेंस पर रिलाई करेगा। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 250 डिस्चार्ज। सेक्शन 250 बात करता है एक्यूज्ड 60 दिन के अंदर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अगर जज को लगे कि केस में एक्यूज्ड के खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो जज उसे डिस्चार्ज कर देगा विद प्रॉपर रीजंस। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
Section 250 Discharge. Subsection 1. The accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of commitment of the case under Section 232. And subsection 2. If upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing. सेक्शन 250 बात करता है जब केस सेशन कोर्ट में कमिट होता है। सेक्शन 232 के अंडर एक्यूज्ड के पास एक राइट होता है कि वो 60 दिन के अंदर डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन दे। कोर्ट केस की फाइल और डॉक्यूमेंट्स को देखेगी और दोनों साइड्स एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन की बात सुनेगी। अगर जज को लगे कि एक्यूज्ड के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस ग्राउंड नहीं है तो वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा और जज को अपना डिसीजन रिकॉर्डेड रीजंस के साथ लिखना पड़ता है ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रहे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए पुलिस ने एक इंसान के खिलाफ मर्डर का केस कमिट किया, लेकिन केस फाइल में सिर्फ एक वीक हियरसे स्टेटमेंट है और कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। एक्यूज्ड डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करता है विद इन 60 डेज। जज डॉक्यूमेंट देखकर कंक्लूड करता है कि ट्रायल स्टार्ट करने लायक है या सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है। एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाता है एज अ रिजल्ट और उसके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। इन शॉर्ट सेक्शन 250 इंश्योर करता है कि फ्रिवलियस और वीक केसेस सेशन कोर्ट में टाइम वेस्ट ना करें। ये एक्यूज्ड को एक फेयर चांस देता है अपना केस डिसमिस करवाने का अगर प्रोसिक्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग मटेरियल एविडेंस ही ना हो। इससे जुडिशियल टाइम बचता है और अननेसेसरी हैरेसमेंट अवॉइड होती है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 251 कहता है अगर जज को लगे कि एक्यूज्ड के खिलाफ केस बन सकता है तो वो चार्ज फ्रेम करेगा और अगर केस सेशन कोर्ट के एक्सक्लूसिवली नहीं है केस सीजीएम या जेएमएफएस को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर केस सेशन कोर्ट का एक्सक्लूसिव है तो जज 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करेगा। फिर चार्ज एक्यूज्ड को समझाया जाता है फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंस से और उससे पूछा जाता है कि वो गिल्टी मानता है या ट्रायल चाहता है। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सबसेक्शन 1 इफ after such consideration and hearing as aforesaid the judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which a is not exclusively tried by the court of session, he may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or the judicial magistrate of the first class on such a date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on a police report. B is exclusively triable by the court, he shall frame in writing a charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on charge. सबसेक्शन 1 बात करता है जज हियरिंग और कंसिडरेशन के बाद डिसाइड करता है कि एक्यूज्ड पर ऑफेंस का ग्राउंड है या नहीं। जज सोचता है क्या इस केस में एक्यूज्ड गिल्टी लगता है, अगर हाँ तो चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 1 क्लोज ए बात करता है अगर ऑफेंस ऐसा है जो कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी ट्राई हो सकता है तो जज चार्ज फ्रेम करेगा। केस ट्रांसफर कर सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जज एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने को डेट देगा और मजिस्ट्रेट वारंट केस प्रोड्यूस के तहत ट्रायल स्टार्ट करेगा जैसे पुलिस रिपोर्ट से केस इंस्टीट्यूट हुआ हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए छोटा सा थेफ्ट या हर्ट जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्राई हो सकता है तो जज केस ट्रांसफर करके ट्रायल स्टार्ट करवाता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 1 क्लोज बी अगर ऑफेंस सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई हो सकता है जैसे कोई सीरियस ऑफेंस जैसे मर्डर डेकोइटी तो जज लिखित में चार्ज फ्रेम करेगा। 60 दिन के अंदर फर्स्ट हियरिंग के बाद चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी है। मर्डर या डेकोइटी केस जज लिखित चार्ज फ्रेम करके ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में ही स्टार्ट करेगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज
Under clause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused present either physically or through audio video electronic means, and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried. सेक्शन 251 सबसेक्शन 2 बात करता है जब जज कोर्ट ऑफ सेशन के लिए सीरियस ऑफेंस का चार्ज फ्रेम करता है क्लोज 1 बी के अंडर, तो जज चार्ज को एक्यूज्ड के सामने पढ़कर समझाता है। एक्यूज्ड कोर्ट में फिजिकली हो सकता है या ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता है। जज एक्यूज्ड से पूछता है आप गिल्टी हैं या ट्रायल चाहते हैं। अगर गिल्टी हैं तो एक्यूज्ड अपना गिल्टी प्ली देगा और अगर इनोसेंट है तो एक्यूज्ड ट्रायल के लिए रेडी होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ये स्टेप्स सिर्फ एक्यूज्ड को चार्ज समझा के उसका जवाब लेने के लिए होता है, इससे फेयर ट्रायल स्टार्ट हो। अब बात करते हैं सेक्शन 252 की, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सेक्शन 251 कहता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करता है तो जज उस प्ली को रिकॉर्ड करेगा और अपनी डिस्क्रिशन से उसे कन्विक्ट कर सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 252 Conviction on plea of guilty. If the accused pleads guilty, the judge shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon. मतलब जब चार्ज एक्यूज्ड को रीड और एक्सप्लेन किया जाता है सेक्शन 251 के अंदर, तो उसे पूछा जाता है कि वो गिल्टी है या ट्रायल चाहता है। अगर एक्यूज्ड वॉलंटरी गिल्टी प्लीड करता है तो जज उस बात को ऑफिशियली रिकॉर्ड करेगा। जज के पास चॉइस है, डिस्क्रिशन है, वो एक्यूज्ड को उस गिल्टी प्ली के बेसिस पर डायरेक्ट कन्विक्ट कर सकता है, लेकिन अगर चाहे तो कन्विक्शन से पहले और भी चीजों को कंसीडर कर सकता है, जैसे सर्कमस्टांसेस एंड फेयरनेस। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एक्यूज्ड पर थेफ्ट का चार्ज है। चार्ज सुनने के बाद एक्यूज्ड खुद कहता है हाँ मैंने ही थेफ्ट किया था, तो जज उस गिल्टी प्ली को रिकॉर्ड करता है और जज चाहे तो प्ली के बेसिस पर उसे कन्विक्ट भी कर सकता है बिना फुल ट्रायल किए। इन शॉर्ट सेक्शन 252 का मकसद है कि अगर एक्यूज्ड अपनी गिल्ट एक्सेप्ट कर ले तो केस को अननेसेसरली ट्रायल में वेस्ट ना किया जाए, लेकिन जज का रोल इम्पोर्टेंट है। जज को एंश्योर करना होता है कि प्ली वॉलंटरी और जेन्युइन हो ताकि जस्टिस कॉम्प्रोमाइज ना हो। दैट सेक्शन 253 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। सेक्शन 253 बात करता है अगर एक्यूज्ड गिल्टी नहीं मानता, प्लीड नहीं करता या ट्रायल चाहता है तो जज एक डेट फिक्स करेगा प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का एग्जामिनेशन करने के लिए। प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट पर जज विटनेसेस बुलाने या डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए प्रोसेस ऑफ इशू कर सकता है। Let's read the section first for better understanding. Section 253 Date for prosecution evidence. If the accused refused to plead or does not plead or claims to be tried or is not convicted under Section 252, the judge shall fix a date for the examination of witnesses and may on the application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other thing. मतलब अगर एक्यूज्ड ने प्लीड गिल्टी नहीं किया, सेक्शन 252 के अंडर कन्विक्शन नहीं हुआ, तो केस ट्रायल के स्टेज में आगे बढ़ता है। जज एक स्पेसिफिक डेट फिक्स करेगा जिसमें प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। प्रोसिक्यूशन चाहे तो एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से मदद ले सकता है ताकि वो विटनेस फोर्सफुली बुलाया जा सके और कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस हो। मतलब अब बर्डन प्रोसिक्यूशन पर होता है कि वो अपना केस प्रूफ करे। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एक्यूज्ड पर डेकोइटी का चार्ज है। एक्यूज्ड कोर्ट में कहता है मैं गिल्टी नहीं हूं, मुझे ट्रायल चाहिए। तो जज एक डेट फिक्स करेगा से 15 सितंबर, जिसमें प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस बुलाएगा, जैसे आई विटनेस, पुलिस ऑफिसर या फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट विटनेस वॉलंटरी नहीं आता तो कोर्ट उसके लिए सम्मन या वारंट इशू कर सकता है ताकि वो प्रेजेंट हो। इन शॉर्ट सेक्शन 253 एंश्योर करता है कि ट्रायल सिस्टमेटिकली आगे बढ़े जब एक्यूज्ड गिल्टी एक्सेप्ट नहीं करता। ये स्टेज प्रोसिक्यूशन के लिए क्रूशियल होती है क्योंकि अब उन्हें अपने विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू केस प्रूव करना होता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 254 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 254 कहता है कि जो डेट सेक्शन 253 में फिक्स हुई थी उस दिन जज प्रोसिक्यूशन का सारा एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। विटनेसेस की एविडेंस ऑडियो वीडियो मीन्स से भी रिकॉर्ड की जा सकती है।
जज क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफर या किसी विटनेसेस को रिकॉल भी कर सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 254 Evidence for Prosecution. Subsection 1. On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, provided that evidence of a witness under the subsection may be recorded by audio, video, electronic means. मतलब जो भी डेट फिक्स हुई है, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस करेगा और जज उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, और एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी अलाउड हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब अगर कोई विटनेस पब्लिक सर्वेंट है, जैसे पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट डॉक्टर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, तो उनका एविडेंस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिया जा सकता है। After that, subsection 3, the judge may in his discretion permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witness for further cross examination. मतलब जज अपने डिस्क्रिशन यूज करके डिसाइड कर सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन अभी ना हो, बाद में हो, आफ्टर अदर विटनेसेस। जज किसी विटनेस को दोबारा रिकॉल भी कर सकता है फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक मर्डर ट्रायल सेशन कोर्ट में चल रहा है। प्रोसिक्यूशन एक आई विटनेस को लाता है, जज उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करता है। एक गवर्नमेंट डॉक्टर, पब्लिक सर्वेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एविडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू देता है, और डिफेंस लॉयर का रिक्वेस्ट पर जज डिसाइड करता है कि आई विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में होगा, जब दूसरे विटनेसेस एग्जामिन हो जाएंगे। लेटर जज उस आई विटनेस को रिकॉल करके फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन अलो करता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 254 इंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो और टेक्नोलॉजी का यूज करके एफिशिएंसी और कन्वीनियंस मेंटेन हो। साथ ही जज के पास डिस्क्रिशन होती है ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन फेयर और फ्लेक्सिबल तरीके से हो और सच सामने आए। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 255 एक्विटल। सेक्शन 255 बात करता है अगर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देखने के बाद जज को लगे एक्यूज्ड के खिलाफ ऑफेंस का कोई एविडेंस ही नहीं है, तो जज एक्यूज्ड को एक्विट कर देगा, बरी कर देगा। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन 255 एक्विटल। If after taking the evidence for the prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal. मतलब जब प्रोसिक्यूशन अपना पूरा एविडेंस प्रेजेंट कर देता है, विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, तो जज एक्यूज्ड को एग्जामिन करता है और दोनों साइड्स, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की बात सुनता है। अगर जज कंक्लूड करता है कि कोई भी क्रेडिएबल एविडेंस नहीं है जो ऑफेंस को प्रूव करे, तो ट्रायल आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इस सिचुएशन में जज एक्विटल ऑर्डर पास करेगा और एक्यूज्ड को फ्री कर दिया जाएगा। जज को अपना डिसीजन ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है ताकि क्लियर रीजंस मेंशन हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एक्यूज्ड पर रॉबरी का केस चल रहा है। प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कोई रिकवरी या सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, तो जज दोनों साइड्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद कंक्लूड करता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट ऑफेंस प्रूव ही नहीं होता, तो रिजल्ट में जज एक्यूज्ड को एक्विट कर देता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 255 प्रोटेक्ट करता है एक्यूज्ड के राइट्स को। ये इंश्योर करता है कि अगर प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा नहीं कर पाता, तो एक्यूज्ड को अननेसेसरली ट्रायल और पनिशमेंट का शिकार न बनाया जाए। सिंपल शब्दों में, नो एविडेंस नो कन्विक्शन। सेक्शन 256 एंटरिंग अपॉन डिफेंस। सेक्शन 256 कहता है अगर एक्यूज्ड सेक्शन 255 के अंडर एक्विट नहीं होता, तो उसे अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। वो रिटन स्टेटमेंट दे सकता है, विटनेसेस बुलाने की रिक्वेस्ट कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। जज रिक्वेस्ट रिफ्यूज सिर्फ तब करेगा जब वो डीले या मिसयूज लगती हैं। Let's read the section first for better understanding. Section 256 entering upon defense. Subsection 1. Where the accused is not acquitted under section 255, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof.
मतलब जब प्रोसिक्यूशन का केस कंप्लीट हो जाता है और एक्यूज्ड एक्विट नहीं होता तो अब डिफेंस अपना केस स्टार्ट करता है। एक्यूज्ड को बोला जाता है कि वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस करे जो उसके सपोर्ट में हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, if the accused puts in any written statement, the judge shall file it with the record. अगर accused कोई written statement सबमिट करता है तो जज उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट बना लेता है। After that, subsection 3, if the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he considers for reasons to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or defeating the end of justice. मतलब अगर एक्यूज चाहे तो जज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि किसी विटनेस को बुलाया जाए या डॉक्यूमेंट या थिंग मंगवाया जाए। जज ऐसी रिक्वेस्ट अलो करेगा एक्सेप्ट अगर वो लगे कि एप्लीकेशन सिर्फ वेक्सेशियस परेशानी देना, डीले या जस्टिस डिफीट करने के लिए है। अगर रिफ्यूज करेगा तो जज को रिटर्न रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एक्यूज्ड पर फोर्जरी का चार्ज है। प्रोसिक्यूशन अपना केस कंप्लीट करता है लेकिन जज एक्विट नहीं करता। अंडर सेक्शन 255 एक्यूज्ड अपने डिफेंस में एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट विटनेस बुलाना चाहता है और एक कंपनी के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना चाहता है। जज प्रोसेस इशू करता है और उनको कोर्ट बुलवाता है। लेकिन अगर एक्यूज्ड बार बार अननेसेसरी विटनेसेस बुलाकर सिर्फ ट्रायल डीले करना चाहता है तो जज उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर सकता है विद रिकॉर्डेड रीजंस। इन शॉर्ट, सेक्शन 256 एंश्योर करता है कि एक्यूज्ड को फेयर अपॉर्चुनिटी मिले अपना डिफेंस प्रेजेंट करने की, जो नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है। साथ ही जज के पास पावर होती है कि वो मिसयूज या टाइम वेस्टिंग एप्लीकेशंस को स्टॉप करे ताकि ट्रायल एफिशिएंट और फेयर दोनों रहे। अब बात करते हैं सेक्शन 257 की, आर्ग्यूमेंट्स। सेक्शन 257 बेसिकली डील करता है आर्ग्यूमेंट्स से जो कोर्ट में ट्रायल के स्टेज पे होते हैं। जब डिफेंस के विटनेसेस की टेस्टिमनी खत्म हो जाए तब प्रोसिक्यूटर अपनी साइड से समरी या आर्ग्यूमेंट देता है। उसके बाद एक्यूज्ड या उसका लॉयर भी रिप्लाई कर सकता है, मतलब अपनी बात रख सकता है। लेकिन अगर एक्यूज्ड या लॉयर कोई लीगल पॉइंट या कानूनी इशू उठाते हैं तो प्रोसिक्यूशन जज से परमिशन लेकर उस पॉइंट पर अपनी बात रख सकता है। Let's read this section first for better understanding. Section 257, Arguments. When the examination of the witness, if any, for the defense is complete, the prosecutor shall sum up with his case, and the accused or his advocate shall be entitled to reply, provided that where any point of law is raised by the accused or his advocate, the prosecution may, with the permission of the judge, make his submissions with regard to such point of law. मतलब जब डिफेंस के विटनेसेस की टेस्टिमनी खत्म हो जाती है तो प्रोसिक्यूटर अपनी साइड का समरी आर्ग्यूमेंट देता है। उसके बाद एक्यूज्ड या उसका लॉयर भी अपनी बात रख सकता है। अगर एक्यूज्ड या लॉयर कोई लीगल पॉइंट ऑफ लॉ उठाता है तो प्रोसिक्यूशन जज से परमिशन लेकर उस लीगल पॉइंट पर अपना आर्ग्यूमेंट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, पहले डिफेंस की बात सुनो, फिर प्रोसिक्यूशन बोलता है, फिर एक्यूज्ड या लॉयर अप्लाई करता है। लीगल पॉइंट्स पे प्रोसिक्यूशन भी रिप्लाई कर सकता है, बस जज की परमिशन से। इन शॉर्ट, सेक्शन 257 का मेन मकसद है फेयर ट्रायल। हर पार्टी को अपनी बात रखने का चांस मिले, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकें, और अगर लीगल इशू आए तो जज डिसाइड करेगा कि प्रोसिक्यूशन रिप्लाई कर सकता है या नहीं। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि ट्रायल में सब पार्टीज का व्यू पॉइंट सुना जाए और फेयर डिसीजन हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 258, जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 258 कहता है कि जब आर्ग्यूमेंट्स और लीगल पॉइंट्स सुन लिए जाते हैं तो जज को केस का जजमेंट देना होता है। जजमेंट जितनी जल्दी हो सके देना चाहिए और नॉर्मल टाइम 30 दिन होता है। आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद अगर जरूरत हो तो जज लिखित रीजंस देकर ये पीरियड 45 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है। और अगर एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है, कन्विक्टेड, तो जज पहले एक्यूज्ड से पूछता है
कि उस पर क्या सेंटेंस होना चाहिए और फिर कानूनी तौर पे सेंटेंस पास करता है। रीड दी सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 258 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। सबसेक्शन 1 आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट ऑफ लॉ the judge shall give a judgment in the case as soon as possible within a period of 30 days from the date of complete of arguments, which may be extended to a period of 45 days for reasons to be recorded in writing। मतलब जब सब आर्ग्यूमेंट्स और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए जाते हैं तो जज को जजमेंट देना होता है। ये मैक्सिमम 30 दिन के अंदर देना होता है आफ्टर कंप्लीटिंग आर्ग्यूमेंट्स, और अगर जरूरत हो तो जज ये पीरियड 45 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन रीजंस लिखित में देने होंगे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 401 हियर द अक्यूज्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ सेंटेंस एंड देन पास द सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब अगर अक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है, कन्विक्टेड, तो जज पहले एक्यूज्ड से पूछता है कि उस पर क्या सेंटेंस हो, अनलेस सेक्शन 401 के प्रोविजंस फॉलो कर रहे हों। फिर कानूनी तौर पे सेंटेंस पास करता है। सिंपल शब्दों में आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट, देन जज जजमेंट देता है, देन अगर गिल्टी तो सेंटेंस डिसाइड करता है। शॉर्ट सेक्शन 258 का मेन मकसद है टाइमली जजमेंट देना और ट्रायल को अननेसेसरीली लंबा ना करना। अगर कन्विक्शन होता है एक्यूज्ड को सुनना बिफोर सेंटेंसिंग एंश्योरिंग फेयरनेस। इसके अलावा ये सेक्शन जस्टिस के प्रिंसिपल को सेफगार्ड करता है टाइमली, फेयर और ट्रांसपेरेंट जजमेंट से। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि ट्रायल के बाद जज जल्दी और फेयर डिसीजन ले और गिल्टी पाए जाने पर एक्यूज्ड को अपनी बात रखने का मौका मिले। आफ्टर दैट सेक्शन 259 प्रीवियस कन्विक्शन। सेक्शन 259 कहता है कि अगर केस में अक्यूज्ड पर पहले की कन्विक्शन का चार्ज लगाया गया है सेक्शन 234 सब सेक्शन 7 के तहत, अक्यूज्ड मना कर देता है कि वो पहले कन्विक्टेड है, तो जज पहले करंट केस में कन्विक्शन डिसाइड करेगा सेक्शन 252 या 258 के तहत। सिर्फ उसके बाद जज पहले कन्विक्शन का एविडेंस ले सकता है और अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट कर सकता है। जब तक करंट केस में अक्यूज्ड कन्विक्टेड नहीं होता, पहले कन्विक्शन का जिक्र ट्रायल में नहीं होगा। ना जज पढ़कर समझाएगा, ना एक्यूज से प्ली लेगा, ना प्रोसिक्यूशन उसे एविडेंस में रेफर करेगा। Let's read this section first for better understanding. Section 259 previous conviction. In a case where a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of section 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 252 or section 258, take evidence in respect of the alleged previous conviction and he shall record a finding thereon, provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 252 or section 258। मतलब अगर केस में अक्यूज्ड पर पहले की कन्विक्शन का चार्ज लगाया गया है अंडर सेक्शन 234 सब सेक्शन 7 के तहत और अक्यूज्ड मना कर देता है कि वो पहले कन्विक्टेड है, तो जज पहले उसे करंट केस में कन्विक्ट करेगा सेक्शन 258 या सेक्शन 252 के तहत। सिर्फ तब जज पहले कन्विक्शन का एविडेंस ले सकता है और उस पर अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट करेगा। जब तक एक्यूज्ड करंट केस में कन्विक्टेड नहीं होता, प्रोसिक्यूशन पहले कन्विक्शन का जिक्र नहीं कर सकता, ना ही एक्यूज्ड पे प्ली लिया जा सकता, ना एविडेंस में रेफर किया जा सकता। पहले कन्विक्शन का केस सिर्फ तब कंसिडर होगा जब करंट केस में एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाए। पहले कन्विक्शन का जिक्र ट्रायल के दौरान तब तक नहीं होता जब तक एक्यूज्ड कन्विक्टेड ना हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 259 का मेन मकसद है ट्रायल में फेयरनेस और प्रीजुडिस से बचना। मतलब एक्यूज्ड पर पहले कन्विक्शन का अननेसेसरी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। पहला कन्विक्शन तो सिर्फ तब कंसिडर करना है जब करंट केस में गिल्ट एस्टेब्लिश हो। यह इंश्योर करता है कि जज और जूरी का डिसीजन सिर्फ करंट केस के एविडेंस पे बेस्ड हो, ना कि पास्ट कन्विक्शन के बेसिस पर।
इन शॉर्ट, पहले कन्विक्शन का एविडेंस सिर्फ तब यूज होता है जब एक्यूज्ड करंट केस में गिल्टी पाया जाए, ताकि ट्रायल फेयर और अनबायस्ड रहे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 260, प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222। सेक्शन 260 बताता है कि अगर कोई केस सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल हो तो उसका ट्रायल वारंट केस जैसे मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा। यूजुअली जिसके अगेंस्ट ऑफेंस है, विक्टिम या कंप्लेनेंट, उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर बुलाया जाएगा। जब तक कोर्ट अलग रीजंस ना दे, ट्रायल प्राइवेट इन कैमरा हो सकता है अगर पार्टीज या कोर्ट चाहे। और अगर एक्यूज्ड डिस्चार्ज या एक्विटेड हो जाता है और कोर्ट सोचे कि कंप्लेंट बिना रीजनेबल कोज फाइल हुई थी, तो कोर्ट कंप्लेनेंट से पूछ सकता है कि वो कंपनसेशन क्यों ना पे करे, जो मैक्सिमम 5,000 तक हो सकता है, और फाइन जैसे रिकवर किया जाएगा। कंप्लेनेंट कंपनसेशन पे करने के बाद भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री नहीं होगा और वो हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है। Let's read this section and understand it clause by clause. Section 260, procedure in cases instituted under subsection 2 of section 222. Subsection 1, a court of session taking cognizance of an offence under subsection 2 of section 222 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise than on a police report before court of session, provided that the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session, for reasons to be recorded otherwise directs, be examined as a witness for the prosecution. मतलब कोर्ट ऑफ सेशन जो केस सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 के तहत लेता है, वो ट्रायल को वारंट केस जैसे मजिस्ट्रेट के सामने कंडक्ट करेगा। मतलब फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होगा। यूजुअली जिसके अगेंस्ट ऑफेंस है, विक्टिम या कंप्लेनेंट, उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे बुलाया जाएगा, अनलेस कोर्ट रीजंस लिखित में रिकॉर्ड करे कि ये जरूरी नहीं है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर एक मैनेजर अपने कलीग के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है तो सेशन कोर्ट उसे विटनेस के तौर पे बुलाएगा जब तक कोर्ट अलग रीजंस ना दे। After that, subsection 2, every trial under this section shall be held in camera if either party thereto so desires or if the court thinks fit so to do. मतलब ट्रायल प्राइवेट इन कैमरा हो सकता है अगर किसी पार्टी को चाहिए या कोर्ट को लगे कि प्राइवेसी जरूरी है। After that, subsection 3, if in any such case the court discharge or acquits all or any of the accused and is of the opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed, other than the president and the vice president or the governor of the state or the administrator of the union territory, to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each of any of the such accused when there are more than one. मतलब अगर accused डिस्चार्ज या एक्विटेड हो जाता है और कोर्ट सोचे कि कंप्लेंट बिना रीजनेबल कोज फाइल हुई है, तो कोर्ट कंप्लेनेंट से पूछ सकता है कि वो कंपनसेशन क्यों ना पे करे। ये अप्लाई नहीं होता प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। दैट सबसेक्शन 4, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, it may for reasons to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding 5,000 rupees as it may be determined be paid by such person to the accused or to each or any of them. मतलब कोर्ट कंप्लेनेंट के रीजंस रिकॉर्ड और कंसीडर करेगा और अगर सेटिस्फाई हो जाए तो कंप्लेंट बिना रीजंस के थी तो 5,000 तक कंपनसेशन ऑर्डर कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट डिसाइड कर सकता है कंप्लेनेंट 3,000 पे करे एक्यूज्ड को फॉर वेस्टिंग देयर टाइम एंड रिसोर्स। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, compensation awarded under subsection 4 shall be recovered as if it were a fine imposed by a magistrate. Subsection 5 बात करता है compensation फाइन जैसे रिकवर किया जाएगा, मतलब लीगल प्रोसीजर से पेमेंट एंश्योर होगा। कोर्ट की ट्रेजरी या लोकल रिकवरी मेथड से एक्यूज्ड को अमाउंट मिलेगा।
After that, subsection 6. No person who has been directed to pay compensation under subsection 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section, provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter. Subsection 6 बात करता है जो कंप्लेनेंट कंपनसेशन पे करता है वो सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से फ्री नहीं होता, मतलब ओरिजिनल कंप्लेंट के लिए एक्शन कंटिन्यू हो सकता है। जो अमाउंट एक्यूज्ड को मिला है वो फ्यूचर सिविल सूट में कंसीडर किया जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर कंप्लेनेंट ने 2000 पे किए और एक्यूज्ड लेटर सिविल सूट फाइल करे, ये अमाउंट डिडक्ट हो सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 7, द पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन में अपील फ्रॉम द ऑर्डर इन सो फार एज रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द हाई कोर्ट। सबसेक्शन 7 कहता है कंप्लेनेंट जो कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर हुआ है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है रिगार्डिंग कंपनसेशन। अगर कंप्लेनेंट को लगता है 5000 ज्यादा है तो वो अपील कर सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन एक्यूज्ड पर्सन इज मेड, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील हैज elapsed or if an appeal is presented before the appeal has been decided। सबसेक्शन 8 बात करता है कंपनसेशन का पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक अपील पीरियड खत्म ना हो जाए या अपील डिसाइड ना हो जाए। कोर्ट ने कंपनसेशन ऑर्डर दिया पर कंप्लेनेंट ने अपील फाइल की है तो पेमेंट हाई कोर्ट डिसीजन के बाद ही मिलेगा। इन शॉर्ट सेक्शन 260 इंश्योर करता है कि केसेस फाइल्ड डायरेक्टली इन कोर्ट ऑफ सेशन नॉट पुलिस रिपोर्ट का ट्रायल फेयर और स्ट्रक्चर्ड हो। कोर्ट वारंट केस प्रोसीजर फॉलो करता है और विक्टिम को प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है अनलेस कोर्ट अलग रीजंस लिखित में रिकॉर्ड करे। ट्रायल प्राइवेट इन कैमरा भी हो सकता है अगर पार्टीज या कोर्ट चाहें। अगर एक्यूज्ड एक्विटेड या डिस्चार्ज हो जाता है और कोर्ट सोचे कि कंप्लेंट बिना रीजनेबल कॉज फाइल हुई है तो कंप्लेनेंट को कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है 5000 रुपये तक। ये इंश्योर करता है कि फॉल्स और फ्रिवलियस कंप्लेंट्स डिस्करेज हों और कंपनसेशन रिकवर होता है फाइन जैसे, लेकिन कंप्लेनेंट को सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलीफ नहीं मिलता। वो ओरिजिनल कंप्लेंट के लिए लायबल रहता है और कंप्लेनेंट हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है और पेमेंट अपील डिसाइड होने के बाद ही मिलेगा। That's it for today। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे लॉ के लेक्चर्स मिलते रहें। कमेंट में अपनी क्वेरीज भी ज़रूर लिखें।